आज के मेहमान। अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम् अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम् आनन्द मङ्गल मङ्गलम् आनन्द मङ्गल मङ्गलम् हितप्रियं भारत भारतम् हितप्रियं भारत भारतम् स्वागतम् शुभ स्वागतम् अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम्। आज के मेहमान इस कार्यक्रम में आइए आज सुनते हैं अभिनेता सिद्धार्थ निगम से रेणु चतुर्वेदी की बातचीत। श्रोताओं नमस्कार। हमारे साथ मेहमान के तौर पर स्टूडियो में इस वक्त हैं सिद्धार्थ निगम। क्या बात है सिद्धार्थ जी, स्वागत है सबसे पहले तो आपका कार्यक्रम में। थैंक यू सो मच मैम, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके और आपसे बात करके। जी तो भाई श्रोताओं हम बता दें कि इन्होंने पहले से हमसे बात कर ली है, इसलिए उस बात की तारीफ कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल श्रोताओं की तरफ से इस समय मैं आपसे बात करना चाहती हूँ कि बहुत सारी जिज्ञासाएं रहती हैं कि भाई हमने सिद्धार्थ निगम को क्यों बुलाया। तो श्रोताओं हम बता दें कि आपने अगर धूम 3 देखी है तो उसमें आमिर खान के बचपन के रोल में आपने इनको ज़रूर देखा होगा। साहिर और समर ये बने थे, और साहिर और समर ये कैसे बन गए, तो जब हमारे साथ सिद्धार्थ जी हैं तो इन्हीं से पूछ लेते हैं ये कैसे हो गया, अचानक आ गए कि कुछ बचपन से सपना देखा था, क्या हुआ, कैसे हुआ? वेरी ऑनेस्टली सबको पता है, मैं बहुत ऑनेस्ट आंसर देता हूँ। बचपन में ही मैंने एक सपना देखा था कि मैं अपने इंडिया को रिप्रेजेंट करूँगा ऑल ओवर द वर्ल्ड। एंड आज भी मैं जो काम कर रहा हूँ एक्टिंग, तो मेरा एक यही सपना है कि मैं अपने इंडिया को रिप्रेजेंट करूँ ऑल ओवर द वर्ल्ड विथ माय वर्क। पहले मैं जिम्नास्टिक्स करता था, मैं नेशनल लेवल गोल्ड मेडलिस्ट जिम्नास्ट हूँ और अपने नेशनल्स के लिए जिम्नास्टिक्स खेलता था। एंड आफ्टर दैट मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली, मुझे एक ऐड मिला और जैसे ही मैंने वो ऐड किया, जैसे वो ऐड लाइव आया तो मुझे यशराज ने अप्रोच किया, यशराज फिल्म से मुझे कॉल आया। एंड उसके बाद वहाँ मेरा ऑडिशन हुआ, मेरा लुक टेस्ट हुआ, वहाँ मेरा सिलेक्शन हुआ। तो आई थिंक धूम 3 मुझे कुछ ऐसे ही मिली कि मेरा एक जो प्रोसेस होता है, जैसे किसी को भी कोई प्रोजेक्ट मिलता है तो मुझे भी कहीं ना कहीं बॉर्नविटा ऐड देखने के बाद, मेरा काम देखने के बाद, मेरे लुक्स देखने के बाद उन्हें लगा कि मैं शायद उस कैरेक्टर के लिए कहीं ना कहीं फिट बैठता हूँ। और प्लस पॉइंट ये भी था कि मैं जिम्नास्ट हूँ तो मेरी बॉडी फ्लेक्सिबल भी थी और मुझे जिम्नास्टिक्स भी आती थी, क्योंकि धूम 3 आपने देखी होगी तो उसमें एक तरीके का सर्कस है उसमें। बिल्कुल। और ऐसा कोई बच्चा नहीं था जो ये सारी चीज़ें करता हो, तो मैं जिम्नास्ट था इसलिए मुझे वो सारी चीज़ें करने में ज़्यादा डिफ़िकल्टीज नहीं आई। बट एक्टिंग मेरे लिए बहुत मुश्किल था क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में अपना मुंह भी नहीं खोला है लोगों के सामने, बहुत शांत रहता था, सिर्फ प्रैक्टिस पे ध्यान देता था कि मुझे प्रैक्टिस करना है, मेडल लाना है और कुछ नहीं। मतलब जिम्नास्टिक के तौर पर आप चाहते थे कि मेडल लाना है? हाँ, मतलब मैं फोकस ही अपना काम करता था, ज्यादा लोगों से बात नहीं करता था। मुझे लगता है कि मैं ज्यादा बात करूंगा तो मेरी एनर्जी वेस्ट होगी। इट्स बेटर कि मैं उस एनर्जी को अपने प्रैक्टिस में लगाऊं। और खास तौर से जिम्नास्टिक में बहुत ज्यादा अपने ऊपर ध्यान रखना और मतलब हम लोग 8-8 घंटे प्रैक्टिस करते हैं एवरी डे, तो बहुत हार्ड वर्क है जिम्नास्टिक्स में, इसलिए जिम्नास्टिक्स को मदर ऑफ ऑल स्पोर्ट्स भी कहा जाता है। तो इसीलिए पूरी एनर्जी उसी में लग जाती थी कि और चीजें करने के लिए ना ही टाइम था और ना ही एनर्जी थी। बिल्कुल। तो भाई ये तो बड़ी रोचक सी बात है। अब जाहिर है कि आगे की बात भी और ऐसे ही इंटरेस्टिंग रहेगी, बहुत रोचक रहेगी। लेकिन यहाँ क्या धूम 3 का गाना सुनते चलें या आगे बढ़ते हैं? जी नहीं, मैं तो चाहूंगा कि मेरा एक बहुत ही फेवरेट गाना है जी, जो मैंने अपने धूम 3 के जो मेरा डायलॉग था उसमें बोला है, बंदे हैं हम उसके, हम पे किसका जोर, उम्मीदों के सूरज निकले चारों ओर। तो मैं चाहूंगा कि अगर ये गाना बजे तो लोग भी सुने और मैं भी सुनूंगी। ये मेरा गाना बहुत फेवरेट है। चलिए, तो आपको पसंद है तो हमें भी पसंद है और हमारे श्रोताओं को भी पसंद आएगा कि भाई आज के हमारे मेहमान किया है ये पसंदीदा और उनके डायलॉग का है। तो सुनते हैं ये गीत। आसमां की छत पे है अपनी दुनिया, खिलखिलाती जिसमें है अपनी खुशियाँ, चांद की झलने लिए तारे चुनते हैं हम, जादुई है ये जहां, है नहीं कोई गम।
दोस्तों, गीत के बाद हम फिर से हाजिर हैं और आपको जैसा कि पता है कि आज के मेहमान में हमारे मेहमान हैं सिद्धार्थ निगम। और धूम 3 में आपने देखा इनको, अभी गीत बीत सुन लिया, लेकिन ये उससे पहले जिम्नास्ट रहे हैं और अभी हैं और ये आजीवन रहेंगे हमें लगता है। हमेशा जिम्नास्टिक्स मेरे ब्लड में है। तो चलिए वहां से शुरू करते हैं कि जिम्नास्टिक कैसे शुरू हुआ। जिम्नास्टिक की शुरुआत कुछ ऐसी हुई कि मतलब जो मम्मी मुझे बताती हैं कि मैं बहुत शैतान लड़का था, एक जगह बैठता नहीं था और बहुत मस्ती करता था। तो मम्मी को लगा कि इसको कोई ऐसा स्पोर्ट्स दिया जाए, इसको डाला जाए जहां पर इसकी ये सारी एनर्जी जो है ना अच्छी तरीके से यूज हो जी। और इसीलिए उन्होंने पता नहीं ऐसे बात करके उनको ऐसा स्पोर्ट्स दिखाई दिया कि ये जिम्नास्टिक्स जहां पर लोगों के पैरों को ऐसे चीरा जाता है, स्ट्रेचिंग की जाती है और देख रहे बच्चे रो रहे हैं वहां पे, तो सारे उधम होते हैं उसमें। सारे जितने भी उधम है सब वहां पे होते हैं क्योंकि वहाँ बहुत हार्डवर्क है। स्टार्टिंग में तो पूरा एकदम फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए बहुत खिंचाई होती है जी। तो मम्मी को लगा इसको यहीं पे डालते हैं, ये सुधर भी जाएगा और ये जितना बदमाश है ये यहाँ पे ही ठीक हो पाएगा। तो आई थिंक ये मम्मी का अच्छा डिसीजन था। मैं कहूंगा कि उन्होंने उस वक्त किस मोटिव से लिया हो, बट वो उनका कहीं ना कहीं अच्छा डिसीजन था कि उन्होंने मुझे जिम्नास्टिक्स में डाल दिया। वो तो अभी पता चलेगा जब आप बताएंगे कि आपकी शुरुआत में वहां से कितना भागने का मन करता था और कितना वहां रुकने का मन करता था। लेकिन श्रोताओं, ये बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ी ईमानदारी से बता रहे हैं कि ये इनका कहना बिल्कुल नहीं था, मम्मी का कहना था ये बहुत शैतान थे। है ना? आज तक इनको नहीं पता चला सिद्धार्थ को, है ना? हाँ, अब देखिए हम तो बच्चे थे, हम तो मतलब मस्ती करते थे, वो हमारा काम था, वो हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। बहुत बढ़िया, ये बात बिल्कुल सही है और ये बचपना आपके चेहरे पर अभी तक है, ये बहुत अच्छी बात है। तो जब शुरुआत हुई, जैसे बता रहे हैं आपकी, बहुत खिंचातानी और पूरी स्ट्रेचिंग होती है ठीक तरीके से, शरीर को बिल्कुल जैसे कहते हैं ना तोड़ दिया जाता है। तब कितनी बार आपको लगा कि आप टूट रहे हैं और कितनी बार आपको लगा कि आप बन रहे हैं कुछ? स्टार्टिंग के 6 महीने तो मुझे लग रहा था कि मैं क्या कर रहा हूँ और ये मेरे साथ क्या हो रहा है, क्योंकि सिर्फ पेन था और कुछ नहीं। मतलब बॉडी में पेन, स्ट्रेचिंग हो रही, हर जगह पेन था। तो मुझे लगता था कि ये क्या चीज है, ये मम्मी ने मुझे कहाँ डाल दिया। और मैं अपने हाथ देखता था, मेरे हाथ ना फटे रहते थे क्योंकि हम लोग बार में पुलअप्स करते थे, तो मेरे हाथ फटना शुरू हो गए, हाथों से मेरे ब्लड निकलता रहता था एंड जो मेरी रिस्ट है वो पूरी काली पड़ जाती थी क्योंकि हम लोग ग्रिप पहनते थे, क्योंकि हमारी पूरी बॉडी यूज होती है उसमें जिम्नास्टिक्स में। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता था कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, इतना पेन है और आगे क्या है, इसका फ्यूचर क्या है। एंड देन स्टेट लेवल आया एंड स्टेट लेवल में मैंने परफॉर्म करा एंड मैंने कम से कम 8 सर्टिफिकेट जीते। क्या बात? हाँ, तो मुझे जब वो एक मेरी लाइफ की पहली अचीवमेंट थी वो, जब मैंने वो सर्टिफिकेट्स जीते और फिर जब दुनिया से लोग प्रेज कर रहे थे, मम्मी आई तो मम्मी को तारीफ कर रहे, आपके लड़के ने बहुत अच्छा किया, हाँ ये जीता है, तो मुझे वो बहुत अच्छा लगा एंड मुझे लगा कि आई थिंक ये जो मैंने हार्डवर्क किया और ये जो मेरा एक परिश्रम था ये कहीं ना कहीं ऐसे जाके एंड होगा। तो मुझे लगता है कि मैं और हार्डवर्क करूंगा और मेहनत करूंगा तो आई थिंक मैं अपने जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अच्छा जिम्नास्ट बने और अपने नेशन के लिए खेले, तो मुझे फिर एक वो थॉट आ गया और फिर जिम्नास्टिक्स मेरा पैशन बन गया क्योंकि जिम्नास्टिक्स ने मुझे बहुत कुछ दिया है, डिसिप्लिन, फोकस, मैनर, एवरीथिंग। क्या बात है। और बॉडी। वाह वाह वाह, क्या बात है। ये बताइए कि जिस समय की आप बात कर रहे हैं, जिस समय आपको 8 सर्टिफिकेट मिला या 6 महीने का वो जो दौर था आपका, उस समय आप किस शहर में थे और आपकी उम्र क्या थी? मैं तब था 6-7 साल का रहूंगा। हाँ, बस 6-7 साल का था एंड सारी शैतानी उसके पहले कर डाली। मतलब शैतान तो मैं अभी भी हूँ। मस्ती तो अभी भी करता हूँ, तो वो तो मैंने कभी नहीं रोकी। एंड मैं 6-7 साल का था जब मैंने जिम्नास्टिक शुरू करी और प्रयागराज, वहां से मैंने जिम्नास्टिक शुरू करी। तो वहां पर जब आप ट्रेनिंग ले रहे थे तो जो शिक्षक थे, आप प्रशिक्षक थे जी, उनसे कितनी डांट पड़ती थी? डांटते नहीं थे, बिल्कुल अच्छा? मारते थे। क्या बात है। हाँ, वहाँ पे डांट से कुछ नहीं होता था। हम जैसे लोग को मारना ही पड़ता था। तो बहुत मार खाई है, बहुत डंडे खाए हैं, मम्मी से बहुत मार खाई है, झाड़ू, पोछा, बर्तन क्या नहीं छोड़ा। तो मतलब सब खाते हैं, आई थिंक ऐसा नहीं है। और खाना भी चाहिए, कहते हैं ना बचपन में मार वार खा के आप सुधर जाओ ताकि बड़े होते तक आप सुधर जाते हैं। बिल्कुल। तो मेरे साथ वही हुआ है कि मैं बड़ा होते होते सुधर गया। बिल्कुल, सोना तपता है तब निखरता है। और यूं ही नहीं, कोयले की खान से हीरे को निकालना वाला क्या बात है। बिल्कुल सही बात है। तो ऐसा ही हुआ है मेरे साथ, बहुत मार खाई है, टीचर्स ने बहुत मारा है, तब जाके ऐसे स्ट्रांग बना हूं। और अभी तो मैं गांव जाता हूँ तो मुझे आयरन मैन बोलते हैं। हाँ, कि अरे इसकी लोहे की बॉडी है, आयरन मैन है हमारा ये। क्या बात है। गली गली तेरी लाज जली, जियो रे बाहुबली, गली गली तेरी लाज
ऐसा चले चलते तो डोले डोले धारा ये ऐसा वो बाहुबली है कॉल से भी वो न डरे हाथों पे है शीश लिए माँ जो कभी मांग ले तो वो पल में प्राण दे। ऐसा जैसे पर्वत अविचल सा ऐसा वो ऐसा जैसे पर्वत अविचल सा ऐसा वो ऐसा जगमग है तारे सा जैसे पर्वत अविचल सा जैसे पर्वत अविचल सा ऐसा वो ऐसा जैसे पर्वत अविचल सा ऐसा वो ऐसा जैसे पर्वत अविचल सा ऐसा वो ऐसा जैसे पर्वत अविचल सा गली गली तेरी लाज जली जिया रे बाहुबली प्राणों से बढ़ के प्यारा तू गली गली तेरी लाज जली जिया रे बाहुबली प्राणों से बढ़ के प्यारा तू सब गाएंगे दोहराएंगे अब तेरा जय जयकारा। गीत के बाद हम फिर हाजिर हैं और दोस्तों हम बात कर रहे हैं सिद्धार्थ निगम जी से। जब आपने बताया कि ये 8 सर्टिफिकेट मिले तो जाहिर है कि बहुत फक्र हुआ होगा, घर वालों को तो हुआ, मम्मी को भी हुआ होगा, तो खुद आपको भी अच्छा लगा। लेकिन उसके बाद की यात्रा कैसी रही और फिर आप खुद बताएं कि कितने वर्ष आप चैंपियन रहे और नेशनल, इंटरनेशनल या स्टेट लेवल के, कैसे ये एक वक्त यात्रा आया था जब मेरा पूरा घर अगेंस्ट हो गया था, अच्छा। एक्सेप्ट माय मॉम। अच्छा। हाँ, क्योंकि मेरी हालत ऐसी रहती थी, हमारे हाथ फटे रहते थे, खून निकलता रहता था एंड बहुत हार्ड वर्क था। तो जो मेरे घर में थे सब ऐसे थे कि ये क्या करवा रही है, मतलब क्या होगा इससे, और खेल है ये, खेल में क्या ही फ्यूचर है, ऐसा आपको पता ही होगा, ऐसा बोलते हैं इसको पढ़ाई कराओ, तो खेल में कुछ नहीं रखा, कुछ निश्चित नहीं रहता है जी। हाँ, तो वहाँ मेरी मम्मी ने एक बहुत अच्छा स्टैंड हमेशा लिया कि मेरा बेटा है, मुझे पता है मैं क्या करवा रही हूँ। क्या बात है। आज के टाइम पे अगर वो ये दर्द सह लिया तो आई थिंक आगे चल के वो इसकी वैल्यू भी करेगा और आगे इसका कुछ अलग ही फ्यूचर होगा, जो आई थिंक मेरी मम्मी ने देखा होगा, जो मैंने भी नहीं देखा, ना ही मेरे फैमिली में किसी ने देखा। तो मम्मी बोलती थी कि या तो ये ऐसे ही पड़ा रहेगा दर्द में, या तो ये इस दर्द को सह के अपने आप को और मजबूत बनाए, कुछ बन जाएगा। तो मम्मी ने कभी मुझे हारने नहीं दिया और मम्मी ने हमेशा मुझे मोटिवेट किया कि कुछ करना है। इसीलिए मैं जिम्नास्टिक्स कभी छोड़ा नहीं और मैं करता गया एंड देन गोल्ड मेडल्स लाना शुरू करे जी। तो हर जगह सिर्फ मेरा ही नाम था एंड उसके बाद मुझे एड्स मिले। तो कहीं ना कहीं मैं कहूँगा कि जो मेरी सक्सेस है उसमें पूरी मेरी मम्मी का हाथ है। जी हाँ, बिल्कुल। तो उन्हें पूरे विविध भारती परिवार की ओर से ढेर सारी बधाई देते हैं ऐसी माँ को। और यहाँ से इस मंच से जरूर कहना चाहेंगे उन माँओं के लिए भी जो कभी कभी विचलित हो जाती हैं, तो भाई इसी तरह से धैर्य बना के रखेंगी तो जैसे कि सिद्धार्थ ने कहा कि कोयले की खान से हीरा निकलता है, तो ऐसा हीरा निकलेगा और हमारे सामने है। ये जो आपने सिद्धार्थ जी स्वर्ण पदक की बात की, थोड़ी उनकी संख्या और कैसे राज्य स्तर और फिर राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप छाते गए, जरा उसकी यात्रा बता दें। अगर संख्या की बात की जाए तो नहीं पता। नहीं बहुत मेहनत से जीतते थे तो इसलिए पता है। मैं 2009 से 2015 तक मैंने बहुत सारे मेडल्स जीते हैं। इवन 2015 में मैंने 7 स्वर्ण पदक जीते एक साथ। ओहो। हाँ, 7 गोल्ड मेडल्स, ऑलराउंडर चैंपियन। 2014 में भी मैं ऑलराउंडर चैंपियन बना और उस वक्त मैंने 2 सिल्वर, 2 ब्रॉन्ज, 2 गोल्ड जीते एंड बहुत सारे मैंने स्कूल नेशनल्स खेले हैं जिसमें मैंने बहुत सारे मेडल्स जीते हैं। तो अगर इन टोटल बात की जाए तो 50-60 के अबव है, 50-60 से भी ज्यादा है आपके पास पदक, और जिसमें से जी 20-25 के ऊपर स्वर्ण पदक है। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह। मतलब हम लोगों को तो केवल सुनकर मजा आ जाता है और आपको मिला है तो जाहिर है कि आपकी भी बातें मेरे को खिल गई होंगी। और बताते वक्त बहुत खुशी होती है जब आप आप साल भर मेहनत करते हैं एंड देन जब आप ऐसे नंबर 1 पे खड़े होते हैं जी, वो अलग ही फीलिंग है, वो बहुत ही सीना मतलब अंदर से चौड़ा हो जाता है कि हाँ मैंने कुछ किया है। तो ये जो सीना चौड़ा होने वाली बात है, तो राष्ट्रीय चैंपियन आप कितने वर्ष रहे, कब तक रहे, ये हमारे श्रोताओं को बता दें। मैं 2015 तक, उसके बाद किस सन से? अच्छा, 2010 से 2015 तक लगातार आप रहे। और उसके बाद मैंने जिम्नास्टिक्स मुझे थोड़ा छोड़ना पड़ा।
लेकिन 2010 से 2015 तक लगातार आपका एक छत्र राज्य था। जी हाँ। मतलब जहां जाते रहोगे तो हर आदमी डरता रहोगा कि अरे भाई अब तो ये सिद्धार्थ आ गया और हमारे लिए कोई पदक की गुंजाइश नहीं है, स्वर्ण पदक तो नहीं जीत सकते, ऐसा? पता नहीं, डरते तो रहे होंगे डेफिनेटली। मैं भी डरता था बिकॉज मेरे जो कॉम्पिटिटर्स आते थे वहाँ पे, तो सबके अंदर कुछ ना कुछ डर बना रहता है, क्योंकि जिम्नास्टिक्स में ऐसा नहीं है कि आप कौन सा एलिमेंट कर रहे हैं कब आप गिर भी सकते हैं। तो मैंने कभी उस चीज को अपने सर पे नहीं चढ़ने दिया। कभी मैं कोई भी नेशनल खेलने गया, कोई भी कंपटीशन खेलने गया, कभी ओवर कॉन्फिडेंस होकर कभी नहीं गया। हमेशा अपने को लगता था अच्छे से करना है, अच्छे से करना है बस। तो वो अपना एक थॉट लेके मैं परफॉर्म करता था एंड मेडल पड़ जाता था जीत जाता था मेडल। क्या बात है। तो फिर उसके बाद तो जाहिर है कि आपके परिवार के बाकी जो सदस्य थे उनके मुंह पर ताले पड़ गए होंगे, है ना? डेफिनेटली। फिर वो भी बहुत खुश? अभी तो सबको बहुत खुशी होती है और अभी सब प्राउडली ये भी बताते हैं कि सिद्धार्थ हमारे घर से है या फिर हमारा बेटा है, तो अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है। आपको बहुत सफलता मिली, तो कौन सा गीत यहाँ पर बहुत मन करता है ना कि कुछ, जब इतनी जिम्नास्टिक की बात हो गई तो कुछ खेल से संबंधित? जिम्नास्टिक्स एक ऐसा स्पोर्ट्स है जो ऑल ओवर द वर्ल्ड है जी। और हमारे इंडिया में जिम्नास्टिक्स धीमे धीमे ग्रो भी कर रहा है। जी हाँ, जिम्नास्टिक्स की अगर मैं बात करूं और जिम्नास्टिक्स से रिलेटेड कोई गाना हो जो कि जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन हैं उन्हें मोटिवेट करता है जी, वो है चक दे इंडिया। मुझे लगता है कि चक दे इंडिया जब बजता है तो वो एक अंदर एक फील आती है जी कि हाँ अपना बेस्ट परफॉर्म करना है और बेस्ट देना है। तो आई थिंक चक दे इंडिया बेस्ट रहेगा अगर आप मेरे लिए गाना बजा रहे हैं। कुछ करिए, नस नस मेरी खोले, हाय कुछ करिए, कुछ करिए, बस बस बड़ा बोले, अब कुछ करिए। ओ कोई तो चल सिद्ध फड़िए, तू बेतरिए या मरिए, हाय कोई तो चल सिद्ध फड़िए, तू बेतरिए या मरिए। चक दे गलियों में, राशन की फलियों में, बैलों में बीजों में, ईदों में बीजों में, रेतों के दानों में, फिल्मों के गानों में, सड़कों के गड्ढों में, बातों के अड्डों में, सारा आज भर ले, 10-12 बार कर ले, रहना न यार पीछे, कितना भी कोई खींचे, टस है नामस है जी, जिद है तो जिद है जी, किसना यूं ही, किसना यूं ही, किसना यूं ही पत्थर है। कोई तो चल सिद्ध फड़िए, तू बेतरिए या मरिए, हाय कोई तो चल सिद्ध फड़िए, तू बेतरिए या मरिए। चक दे चक दे इंडिया, चक दे चक दे इंडिया, चक दे चक दे इंडिया, चक दे चक दे इंडिया। Nowhere to run, nowhere to hide. This is the time to do or die. Nowhere to run, nowhere to hide. This is the time to do or die. लड़ती पतंगों में, भिड़ती उमंगों में, खेलों के मेलों में,
खाती रेलों में, गन्नों के मीठे में, खद्दर में छींटे में, ढूंढो तो मिल जाओगे तब बोहीनों में। रंग है समाज बिखरे और खुल के आज बिखरे, मन जाए ऐसी होती रग रग मचल के बोली। दस है ना मत है जी, जिद है का जिद है थी, किसना यूं ही पिसना यूं ही पिसना यूं ही पत्थर है। कोई तो चल सिद्ध फड़िए, तू बेतरिए या मरिए, हाय कोई तो चल सिद्ध फड़िए, तू बेतरिए या मरिए। चक दे भटक दे इंडिया, चक दे भटक दे इंडिया, चक दे भटक दे इंडिया, चक दे भटक दे इंडिया। गीत के बाद हम फिर हाजिर हैं और दोस्तों हम बात कर रहे हैं सिद्धार्थ निगम जी से। सिद्धार्थ निगम जी ने अभी तक तो अपने जिम्नास्टिक होने की जो यात्रा थी उसके बारे में चर्चा की और किस तरह से इनको मिला एक विज्ञापन और उसके बाद फिल्म में आमिर खान के बचपन की भूमिका आपने निभाई जी। और लोगों को पसंद आई। सीधे यशराज फिल्म से नाम आना बड़ी बात। बहुत बड़ी बात है तो। लेकिन एडवर्टीजमेंट कैसे मिला आपको? मैं नेशनल खेलने गया था एंड वहाँ पे एक कंपनी थी जो आई थी जी। एंड उन्होंने कम से कम नहीं तो हजारों बच्चों का ऑडिशन लिया था जी। एंड मेरा ऑडिशन नहीं था। अच्छा। तो जो मेरे कोच थे वो द्रोणाचार्य अवॉर्डी हैं, वो मुझे बहुत मानते थे और मैं एक अच्छा जिम्नास्ट भी था। उन्होंने बोला कि बेटा तू आ जा, ऐसे ही आ जा, यहाँ पे कंपटीशन चल रहा है। तो मैं तब 6th स्टैंडर्ड में था आई थिंक, तो मेरा यूनिट टेस्ट चल रहा था। अच्छा। हाँ, लेकिन हमारे में था कि सर ने बोल दिया बस आगे जाना कुछ है। नहीं, जाना है। तो सर ने हमें बोला कि आना है, तो मैंने कहा कंपटीशन है जाना ही पड़ेगा, वो मैं नहीं छोड़ता। मैं अपना टेस्ट छोड़ के चला आया और दिल्ली में ऑडिशन हुआ, वहाँ पे सबने दिया और मेरा नाम कहीं नहीं था। मैं बस ऐसे घूमने के लिए, सर ने बुला लिया था कि घूमने आ जाओ। हॉस्टल में रहते थे हम लोग और वहाँ पे कुछ ऐसा होता नहीं था, टीवी फोन कुछ नहीं था। ऐसे ही बोला कि चलो आ जाओ, थोड़ा माइंड भी फ्रेश हो जाएगा, घूम भी लोगे। तो मैं मम्मी को बताया, मैं और मम्मी हम लोग गए दिल्ली। वहाँ पे हमारा मेरे लिए वो कंपटीशन था लेकिन था वो ऑडिशन। अच्छा। हाँ, तो वहाँ पे हम सबने अपना अपना परफॉर्म किया एंड जब हम लोग वापस आए तो फोन आया कि आपके बेटे का सिलेक्शन हो गया। अच्छा। तो भी प्रॉब्लम ये हुई थी कि क्योंकि हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि सिलेक्शन हो गया एंड थाईलैंड जाना है, फ्लाइट में बैठना है, टिकट अच्छा। होती। तो हमारे पास ना ही इतना पैसा था कि हम जा सके। हाँ जा सके, और ना ही हमने कभी सोचा था कि हम इस जगह से निकल के हम सीधा थाईलैंड इंटरनेशनल जाएंगे या मुंबई जाएंगे। मैं तो मुंबई का नाम सुन के डर जाता था कि मुंबई बहुत दूर जी। है, मेरे लिए 7 समुंदर पार था मुंबई, ऐसा जी। मुझे फील होता था। जी। तो बहुत प्रॉब्लम्स आई, बहुत डिफिकल्टीज आई, बट आई थिंक लिखा हुआ था वो डेस्टिनी मेरे जी। कि मुझे वो ऐड करना ही है। तो एट द एंड वो हुआ और मैं थाईलैंड गया। क्या बात है, वाह। तो शूटिंग के समय का क्या अनुभव रहा आपका? मेरे लिए था कि मैं हेवन में आ गया हूँ। क्योंकि मतलब मेरे लिए सब कुछ बहुत अलग था। मैं बहुत छोटा सा इंसिडेंट बताऊंगा जो आई थिंक बहुत रियल है जी। मैं होटल गया और होटल की 50 माले की बिल्डिंग ओह। थाईलैंड की एंड मैं वहाँ खड़ा, मैंने कहा ये कौन सी दुनिया है ये? मैंने कहा माँ ये मैं कहाँ आ गया? सो मेरा रिएक्शन ही ऐसा था कि मैं क्या जी रहा हूँ, ये ऐसी भी लाइफस्टाइल होती है। जी। और मैं बाथरूम गया, बाथरूम मैंने बाथटब देखा अपनी लाइफ में पहली जी। बार। और मैं मतलब ऐसा था कि अच्छा लेट के भी नहाया जाता है। मुझे तो अभी तक पता था कि मग्गे से ही नहाया जाता है। बिल्कुल सही बात है। तो मेरे लिए सब कुछ नहीं आता, छोटी छोटी चीज, मतलब वो जो गुलगुल सा बिस्तर होता है जी। उसपे लेटने से लेके बाथरूम में जो पूरा बाथटब होता है वो सब मेरे लिए नया था। वो लिफ्ट, वो 50वां माला। 50वें माले में मैं खड़ा हूँ और मुझे सब ऐसे दिख रहा है, जी। बिल्डिंग मेरे से छोटी दिख रही है। जी। तो वो सब कुछ मेरे लिए एक अलग ही अनुभव जाहिर था है। और ऐसा लग रहा था कि मैं सपने में हूँ। ये सब सपना है मेरे लिए। और मतलब हमारे लिए ऐसे कि 5 रुपए की हम नहीं खरीद पाते थे उस जी। वक्त। ऐसा लगता है कि जाने दो, चॉकलेट है। वहां पे ऐसे बड़े बड़े ब्रांड्स की चॉकलेट्स रखी हुई थी मेरे जी। लिए। तो वो सब मैं ऐसा था कि मैं सपना ही जी रहा हूँ, कुछ मेरे बिल्कुल। साथ अलग ही हो रहा है। धरती पर पाँव नहीं थे आपके। हाँ मैं है ना? अलग ही, आई वाज इन क्या बोलते हैं, क्लाउड 9। जाहिर है। क्या बात है। फिर शूटिंग के समय मतलब क्या हुआ? शूट के समय एक बार में टेक हो गया कि कितनी बार आपको करना नहीं, पड़ा या कितना मैंने- मजा आया, नर्वस हुए? मैंने कम से कम 100 टेक्स दिए। अच्छा। 100 टेक्स थे मेरे और मेरे घुटने छिल गए थे।
क्योंकि हाँ क्योंकि मुझे जिम्नास्टिक्स करनी थी वहाँ पे। अच्छा। हाँ, और मेरे लिए था कि जाके जिम्नास्टिक्स करनी तो कर लूंगा। हाँ मेरे लिए तो परफेक्शन था कि मैं गया पहली बार में और मैंने अपना एलिमेंट परफॉर्म किया, लैंडिंग फिक्स, मैं बोला ये मैं जीत गया। मुझे मेरे लिए कंपटीशन था वो। हाँ। लेकिन फिर उन्होंने बोला बेटा यहाँ पे एक्ट करना है आपको, आपको पहले गिरना है, आपको पहले दिखाना है कि आप गिर रहे हो, आपको दर्द हो रहा है। तो मैंने बोला सर मैंने मतलब प्रैक्टिस में कभी हमेशा यही कोशिश किया कि गिरना नहीं है, आप मुझे यहाँ पे गिराने की बात कर रहे हैं। तो बोले नहीं यहाँ तो मैं एक्ट करना है, तभी तुम उसके बाद वो पियोगे और तुम्हारे अंदर तैयारी जीत की चल रही है जी। मैंने कहा अच्छा ऐसा है। तो अभी क्या होता है एलिमेंट जब हम करते हैं तो हमारा अलग कैलकुलेशन होता है कि कहाँ बॉडी ओपन करनी है, कहाँ पे लैंड करना है। और बिल्कुल आपको तो बिल्कुल पाँव हिलना भी नहीं चाहिए। हाँ। जिस समय आप लैंडिंग करते हो तो आपको एकदम परफेक्ट खड़ा होना चाहिए। हाँ, ना तो मैं खड़े होकर गिर जा रहा था, बोले नहीं ये थोड़ा अननेचुरल लग रहा है, रियल गिरना है। मैंने बोला कि ये मैं कैसे करूँ, मतलब हम गिरते तो हमें चोट लगती है। पहले प्रैक्टिस की ठीक से खड़े होने की और फिर प्रैक्टिस करनी थी गिरने की प्रैक्टिस करना पड़ा। तो मैंने बोला कि हम जब गिरते हैं तो अपने आप गिर जाते हैं, धोखे से गिर जाते हैं, बाय मिस्टेक हो जाता है, तो हम गिरते तो हमें चोट लगती है, तो इसलिए हम गिरना कभी चाहेंगे ही नहीं। हाँ। फिर वो करने के चक्कर में कम से कम नहीं तो 100 टेक तो हो गए होंगे। और फिर मैं ऐसा गिरा हूँ, आप ऐड देखिएगा मेरा। अच्छा। ऐसा गिरा हूँ मैं गंदी तरीकों से, कभी गर्दन के बल, कभी कमर में जर्क आया, कभी नीज के ऊपर गिरा तो नीज छिल गए, रियल गिरा। उसके बाद सर ने बोला हाँ अब मुझे एक फिक्स लैंडिंग चाहिए। मैंने बोला वाओ अलग ही एक्सपीरियंस था। मैंने बोला कि एक काम करिए मेरे लिए आप 2 टोकरी में ना ढेर सारे चॉकलेट और चिप्स रख दीजिएगा जी, ताकि करने के बाद मैं वहीं जाऊंगा, कॉम्पनसेट कर सके। हाँ है ना। फिर उन्होंने मुझे गिफ्ट भी किया, एक अच्छा सा गेम गिफ्ट किया मुझे मनाने और मुझे खुश रखने के लिए। क्या बात है।
दोस्तों, हमारे मेहमान हैं सिद्धार्थ निगम। उस समय क्या निर्णय लिया कि आगे विज्ञापन करना है या नहीं करना है? नहीं, उस वक्त तो मैं उस स्टेट पे नहीं था कि मैं ऐसा कोई डिसीजन लूँ कि अब मुझे यही करना है जी। बिकॉज वो एक मुझे मिल गया, एक ऐड मिल गया था तो वो मैंने किया एंड देन मैं वापस अपना जिम्नास्टिक्स करने शुरू कर दिया। कभी उधर ना हमने ट्राई किया ना कभी ध्यान दिया बिकॉज हमारा कोई ऐसा बैकग्राउंड भी नहीं था जी। और ना ही कोई ऐसा सपोर्ट था कि जो हमें इस चीज को लेके गाइड भी करेगी। एक आगे कैसे एंटरटेनमेंट की दुनिया है, एक इंडस्ट्री है, क्योंकि हमारे लिए हमेशा टीवी पे जो दिख रहा है वो रियली है। हाँ, वो हो रहा है उसके साथ। हमारी पहुंच से बहुत दूर है। हमारी पहुंच से बहुत दूर है। उस टीवी पे कैसे लोग दिख रहे हैं, मतलब ऐसा होता था। तो वो हमारी पहुंच से बहुत दूर था, हमारा कोई बैकग्राउंड नहीं था, तो कभी हमने सोचा भी नहीं था कि इसके बाद हम एक्टिंग लाइन में जाएंगे। लेकिन आ गए। हाँ, एक डेस्टिनी थी कि मुझे फिर से एक ऑफर आया धूम 3 का डायरेक्ट। धूम 3 का वो विज्ञापन देखने के बाद? वो विज्ञापन देखने के बाद। ये बताइए मुझे कि धूम 3 के बाद क्या हुआ जब अपने शहर गए फिर से? चीजें चेंज हुई, लोगों का व्यू चेंज हो जाता है जब आप एक कोई अच्छा काम करते हैं एंड देन जब अपने गांव घर वापस आते हैं तो देखने का नजरिया चेंज हो जाता है लोगों का। और बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आती हैं, हर चीज़ का एक प्रॉस एंड कॉन्स होते ही हैं। तो बहुत से लोग को लगता था कि मैं बदल गया हूँ, मेरे अंदर एटीट्यूड आ गया है, तो बहुत से लोग कोशिश भी नहीं करते थे कि मेरे पास आके मेरे से मिलें। लेकिन मैंने अपना एटीट्यूड कभी चेंज नहीं किया। मैं हमेशा, अगर मैं धूम 3 करने के बाद भी जब मैं अपने स्कूल गया तो हमारे यहाँ जब भी कोई फंक्शन होता है तो हॉस्टल के बच्चों को ही जगाया जाता है कि चलो चेयर उठाओ, गद्दे उठाओ, गद्दे साफ करना काम हमें ही मिलता था। तो मैं तब भी करता था वो काम। और धूम 3 करने के बाद ही मैं गया तो मैं सेम था, तब भी करता था। तो बहुत से लोग आए कहते थे भाई तूने तो धूम 3 कर लिया है और तेरे अंदर कोई एटीट्यूड नहीं आया है, आना चाहिए। तो मैं हमेशा सोचता था कि यार एटीट्यूड क्यों चेंज करूं, या फिर एटीट्यूड आके मुझे मिलेगा क्या। लेट मी डू माई वर्क, मैं अपना काम करता हूँ, मैं अपना मेहनत करता हूँ और देखा जाएगा जैसा जो भी आगे होगा। सो मैं कभी अंदर अपने एटीट्यूड लाया नहीं, तो मेरे अंदर कोई चेंजेस नहीं आए आफ्टर धूम 3। लोगों के अंदर क्या चेंजेस आए या लोगों का बिहेवियर कैसे चेंज हुआ उससे मुझे कभी फर्क नहीं पड़ा। वो देखकर मजा आता रहा होगा ना? हाँ, मतलब जहाँ अननोन से आप नोन बन जाते हैं तो वो नोन जब मैं बन गया तो अच्छा लगता था। टीचर से एक अलग प्यार मिल जाता था जी। अगर होमवर्क नहीं मिला, हाँ ठीक है बेटा कल दे देना तो वो तो छोटा मोटा प्यार तो मिलता रहता था जी। चलिए, बातें तो चलती रहेंगी, यहाँ पर एक गीत सुन लेते हैं। कसके जूता कसके बेल्ट, खोस के अंदर अपनी शर्ट, मंजिल को चली सवारी, कंधों पे जिम्मेदारी। हाथ में फाइल मन में दम, मीलों मील चलेंगे हम, हर मुश्किल से टकराएंगे, टस से मस ना होंगे हम। दुनिया का नारा जमे रहो, मंजिल का इशारा जमे रहो, दुनिया का नारा जमे रहो, मंजिल का इशारा जमे रहो। ये सोते भी है, टेंशन आगे रहने की है, टेंशन मेहनत इनको प्यारी है, एकदम आज्ञाकारी है, आज्ञाकारी है। ये ऑमलेट पर ही जीते हैं, ये टॉनिक सारे पीते हैं, वक्त पे सोते वक्त पे खाते, तान के सीना बढ़ते जाते। दुनिया का नारा जमे रहो, मंजिल का इशारा जमे रहो, दुनिया का नारा जमे रहो, मंजिल का इशारा जमे रहो। जैसे छिड़ता कोई साज है, हर काम को टाला करते हैं, ये सपने पाला करते हैं। ये हरदम सोचा करते हैं, ये खुद से पूछा करते हैं, क्यों दुनिया का नारा जमे रहो, क्यों मंजिल का इशारा जमे रहो, क्यों दुनिया का नारा जमे रहो, क्यों मंजिल का इशारा जमे रहो। ये वक्त के कभी गुलाम नहीं, इन्हें किसी बात का ध्यान नहीं, तितली से मिलने जाते हैं, ये पेड़ों से बतियाते हैं।
ये हवा बटोरा करते हैं, बारिश की बूंदे पड़ते हैं और आसमान के कैनवस पे ये कलाकारियां करते हैं। क्यों दुनिया का नारा जमे रहो, क्यों मंजिल का इशारा जमे रहो, क्यों दुनिया का नारा जमे रहो, क्यों मंजिल का इशारा जमे रहो। गीत के बाद हम फिर हाजिर हैं और दोस्तों हम बात कर रहे हैं सिद्धार्थ निगम जी से। कोई और ऐसा घर जाने के बाद या गांव जाने के बाद कुछ ऐसा वाकया जिसे आप बताना चाहें? मेरी मॉम बहुत खुश हो गई थी। अच्छा। क्योंकि मेरी मम्मी का सपना रहा है कि हम दोनों बच्चे टीवी पे दिखें, जिसके लिए हमने एक बार एक ट्राई भी किया था, ऑडिशन देने गए थे हम जी। और बहुत गंदा रिजेक्शन भी मिला था वहाँ से तो और हिम्मत टूट गई थी कि ये इंडस्ट्री हमारे लिए है ही नहीं, क्योंकि मुझे हमें ऐसा लगा कि इतना हम लोग जितना पैसे से खर्च करके गए थे एंड कुछ हुआ नहीं, तो बहुत ऐसा फील हुआ था कि अलग ही दुनिया है और वहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत मेहनत लगती है, विच इज़ वेरी ट्रू। कभी कभार मुझे लगता है कि मैं कहीं ना कहीं लकी हूँ कि मुझे ऐसी अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं एंड अपने आप को मैं इसलिए कहता हूँ कि मैं लकी भी हूँ और मैं हार्ड वर्किंग भी हूँ। मैं जब मुझे अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं तो मैं फिर अपना 100 के नीचे देना ही नहीं है, इट्स लाइक दैट कि मैं अपना 100% देता हूँ। तो हाँ, मेरी मम्मी को बहुत खुशी हुई, मेरी मम्मी की आंखों में आंसू आ गए कि मैं धूम 3 में दिख रहा हूँ और आमिर सर के साथ मेरा सीन चल रहा है एंड लोग मुझे पूछ रहे हैं, मतलब मैं पूरे प्रयागराज में फेमस हो गया था धूम 3 बॉय। जाहिर है। चलिए आगे हम इसके बात और करेंगे। आमिर खान के संग आपने जब शूट किया तब क्या अनुभव था? फिलहाल आपने अपनी मम्मी की बातें इतनी की हैं, तो आप अपनी मम्मी की पसंद का कोई गीत यहाँ सुनना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मेरी मम्मी को बहुत खुशी होगी अगर मैं ये गीत उनके लिए बजवाऊँ। उनका बहुत ही फेवरेट सॉन्ग है चिट्ठी ना कोई संदेश। क्या बात है, तो सुनते हैं ये गीत। चिट्ठी न कोई संदेश हो, चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए, जहां तुम चले गए। इस दिल पे लगा के ठेस, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। एक आह भरी होगी हमने न सुनी होगी, जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी। हर वक्त यही है गम, उस वक्त कहाँ थे हम, कहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए, जहां तुम चले गए। इस दिल पे लगा के ठेस, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए।
हर चीज पे अश्कों से लिखा है तुम्हारा नाम, ये रास्ते घर गलियां तुम्हें कर ना सके सलाम। हाय दिल में रह गई बात, जल्दी से छुड़ा कर हाथ, कहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। इस दिल पे लगा के ठेस, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए। अब यादों के कांटे इस दिल में चुभते हैं, ना दर्द ठहरता है, ना आंसू रुकते हैं। तुम्हें ढूंढ रहा है प्यार, हम कैसे करें इकरार कि हाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। इस दिल पे लगा के ठेस, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए। दोस्तों, आप सुन रहे हैं सिद्धार्थ निगम से उनकी बातचीत। और जैसा कि जो ये गीत अभी हमने सुना, ये इनकी माँ का पसंदीदा गीत है और जाहिर है कि अपनी माँ को खुश करना चाहते हैं, क्योंकि माँ उनकी तब भी बहुत खुश हुई थी जब ये लौटे थे धूम 3 करके। तो अच्छा ये बताइए कि धूम 3 करके जब लौटे तो प्रयागराज में सब लोग जानने लगा, आप धूम 3 बॉय के नाम से प्रसिद्ध हो गए। तो कुछ कहीं कोई फंक्शन में बुलाया जाता रहा होगा बार बार आपको, क्या किया? अरे होता नहीं है कि जब आप थोड़ा नून बन जाते हैं तो फिर थोड़ा नहीं, आप तो बहुत नून बन गए ना। हाँ मतलब मैं नून बन गया वहाँ पे, तो फिर बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स एंड कनेक्शन लोग बनाने लगते हैं। सब रिश्तेदार हो जाते हैं। सब फिर हाँ सब आने लगते हैं कि हाँ ये हमारे हम जानते हैं। पहले कोई नहीं जानता था। क्या बात है। तो ऐसा तो होता ही है जी। तो मम्मी को बहुत सारे कॉल्स आते थे, अरे हमारा बेटा कैसा है, यहाँ आज फंक्शन है चलते हैं। तो एक मुझे इंसिडेंट याद है मेरे साथ, बहुत अच्छा भी हुआ था और कहीं ना कहीं मेरे लिए कहीं ना कहीं वो था कि ये क्या कर दिया मैंने, गलती कर दी जो कभी करूँगा नहीं। जी। एक इवेंट में गया था मैं एंड वहाँ पे बहुत बड़ा फंक्शन था, सब लोग आए हुए थे, पूरा मतलब माहौल बन जाता। हाँ माहौल बना हुआ था। तो वहाँ पे मुझे बुलाया गया कि धूम 3 का लड़का है, नाम रोशन कर रहा है, ये वो, मुझे सम्मान किया गया। तो बहुत अच्छा लगा मुझे, मेरा वहाँ पे सम्मान हुआ, सब लोग मुझे जान रहे हैं, पूछ रहे हैं, मेरी मम्मी का सम्मान किया सब लोगों ने। एंड फिर वहाँ मैंने डांस किया, एक्शन किया, सब तालियां बजा रहे हैं और अचानक से ऑडियंस में से किसी का एक वो आता है
क्या कहते हैं, ऑफर कह सकते हैं या फिर डिमांड, रिक्वेस्ट। हाँ रिक्वेस्ट आती है जी। कि हम चाहते हैं कि सिद्धार्थ सिंगिंग भी करें। अच्छा। तो मैं भी जोश में था, मैंने कहा हाँ मेरा गाना है, बंदे हैं उसके। छोटे भी थे आप मैं बहुत? छोटा भी था और जी। मुझे वो गाना पसंद था बचपन से। एकदम मैं धूम 3 करी थी तो मैंने वो गाना शुरू कर दिया। मैंने बोला हाँ मैं गाऊंगा। तो पीछे से ना एक जो म्यूजिशियन थे उन्होंने गाना हल्का सा बजा दिया। अच्छा, वही गाना? हाँ, और मुझे नहीं पता था कि उन्होंने बजा दिया और मुझे लगा आप तो गा रहे थे। हाँ, मस्त। हाँ मैं तो अपने मस्त मगन में ऐसा फ्लो में बंदे हैं उसके में गाने लगा और उनको भी पता नहीं क्या मजा आया कि उन्होंने बंद कर दिया। अच्छा। और मैं चिल्लाए जा रहा हूँ बंदे, एकदम फटी आवाज में बेसुरा, कोई सुर कोई ताल नहीं कुछ नहीं, मैं गाया जा रहा हूँ और तालियां खूब बज रही हैं। अचानक से 10 सेकंड के बाद जब मैंने गाना शुरू किया सबकी तालियां बंद हो गई और सब ऐसे ना लग रहा है उनको किसी ने थप्पड़ मारा हो। अच्छा। सब बैठे हुए हैं ऐसे कि ये क्या, और मैं देख रहा हूँ सब शांत क्यों हो गए। मैं चुप हो गया, मम्मी भी देख के सर पटक रही क्या कर दिया इसने। तो वो मेरे लिए बहुत एम्बैरेसिंग मोमेंट था। मेरा पहला इवेंट था जहाँ मुझे सम्मान किया जा रहा है और वहां पे जाके मैंने अपना पोपट करवा लिया। फिर संभाला कैसे उसको, संभाला कुछ या कुछ? हाँ तुरंत मैंने डांस किया वहां पे। अच्छा। तो सब नॉर्मल हो गया। अच्छा। यार छोटा था तो मेरे बच्चे ने गाना गा दिया बट इतना गंदा गाना गाया कि दोबारा हिम्मत नहीं की मैंने गाना गाने की। इसलिए इतने सालों बाद फिर से मैंने मेहनत करी है और थोड़ी हिम्मत करी है गाना गाने की। हाँ। और अभी आपने देखा मैंने अपना गाना ही लॉन्च किया तुम मिली जी। अब जाके हिम्मत करके मैंने ये गाना गाया है और मैं चाहता हूँ कि ये गाना अच्छे से लोग सुने और अच्छे फीडबैक आए। बिल्कुल आएंगे, क्योंकि अब आपने उस चीज के लिए काम किया है। उस समय तो आप जाहिर है कि आप सिर्फ एक्टिंग के लिए गए थे और इसी के लिए आपने सब किया था। और एक बच्चे के साथ जैसा होता है जोश में, बड़े खुशी में और आप मस्ती में थे, तो वो अंदाज और वो समय अलग होता है ना। बिल्कुल अलग होता है। लेकिन मुझे म्यूजिक बहुत पसंद थी बचपन से ही। मुझे गाना सुनना और गाना भी बहुत पसंद था। भले नहीं गा पाता था लेकिन पसंद जरूर था। भाई प्रयागराज के हैं, वहां से बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट निकले हैं। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी हैं वहां से। एक इंसिडेंट याद आ गया इससे मुझे, धूम 3 का ही इंसिडेंट है। जब प्रीमियर करते हैं जी तो हम सबको बुलाया गया था रिलीज होने से पहले स्क्रीनिंग के लिए। तो हम सब गए हुए थे एंड वहाँ पे मैं अमिताभ बच्चन सर से मिला था। वाह। हाँ, वो मेरी लाइफ का सबसे बहुत ही अच्छा मोमेंट था बिकॉज अमिताभ बच्चन सर प्रयागराज से हैं एंड एज एन एक्टर जब मैं उनसे मिला तो उन्होंने बोला अब एक और हुनर आ गया है प्रयागराज से, अब ये मेरा नाम रोशन करेगा। तो उन्होंने ऐसा जब बोला तो वो मुझे बहुत मोटिवेट किया। क्या बात वो चीज। तो मैंने बोला क्या बात है, अमिताभ बच्चन सर के मुंह से ये चीज सुनने को आ रही है। आपका नाम निकल जाए वही बहुत है। वही मेरे लिए बहुत था। मेरे पूरे घर में मतलब मैंने धूम 3 की थी, उससे बड़ी बात थी कि अमिताभ बच्चन सर ने मेरे लिए बोला। वो बहुत बड़ी बात थी। बहुत बड़ी बात थी। बिल्कुल सही है आपने कहा और वाकई ये तो बहुत फक्र की बात है। उसके लिए ढेर सारी बधाई आपको। और यूं जैसे उन्होंने कहा कि आप फिर से उनका नाम रोशन करेंगे तो उम्मीद है कि आप करेंगे। अभी तो बहुत कम उम्र है आपकी। जी नहीं, मैं प्रयागराज का, अपने देश का नाम रोशन करूंगा। बिल्कुल। मेरी दर्द चीर के निकल चुका, मौका मिले तो करूं मैं ये दोबारा। जुनून के आग में उबलती मेरी कोशिशों को चाहिए ना कोई और सहारा। जिद है मेरी दर्द चीर के निकल चुका, मौका मिले तो करूं मैं ये दोबारा। जुनून की आग में उबलती मेरी कोशिशों को चाहिए ना कोई और सहारा। जग्गा जित्ते ते मिलन बधाइयां, जग्गा जित्तिया जग्गा जित्ते ते मिलन बधाइयां, जग्गा जित्ते ते मिलन बधाइयां। के आया है फतेह करके सूरमा, सूरमा के माने है जम्मिया एक सूरमा, सूरमा सूरमा सूरमा। रोके वो काफी, रुके ना तू तो टोके वो काफी, झुके जरा भी रुकेगी ना पर इनकलाबी। मन है राजी, डरना क्यों अब अपनी बारी, मार ही लेंगे अब तो बाजी। जगह लिख गया नई कहानी, जगह लिख गया जगह जित्ते ते मिलन बधाइयां, जगह जित्ते ते मिलन बधाइयां। के आया है फतेह करके सूरमा।
जगे दा जोश तूफानी जगे नू चढ़ी जवानी ओ जग्गा सुन न किसी की के जग्गा कर मनमानी जग्गा जिते ते मिलन बधाइयां जग्गा जितिया जग्गा जिते ते मिलन बधाइयां जग्गा जितिया आज के मेहमान कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे अभिनेता सिद्धार्थ निगम से रेणु चतुर्वेदी की बातचीत का पहला भाग। इसका दूसरा भाग आपको सुनवाएंगे अगले हफ्ते आज के मेहमान कार्यक्रम में। तकनीकी सहयोग विनायक तड़वलकर का। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। आज पिटारा लाया था आज के मेहमान।